क्या आपने कभी एक ऐसी दुनिया का सपना देखा है जहां हर किसी की बुनियादी जरूरतें पूरी हों? एक ऐसी जगह है जो अक्सर दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में सबसे ऊपर रहती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नॉर्वे की। शायद आपके मन में नॉर्वे का नाम सुनते ही शानदार फ्योर्ड्स और ऑनरोरा की जादुई रोशनी की तस्वीरें उभर आती होंगी। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि इस परफेक्ट जिंदगी के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी है जो आपको हैरान कर सकती है? आज हम उस नॉर्वे को जानेंगे जो ट्रैवल गाइड में नहीं मिलता। एक ऐसा देश जो लुभावना है, चुनौतीपूर्ण है और आश्चर्यजनक रूप से जटिल है। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां समय थोड़ा धीमा चलता है। एक ऐसी भूमि जहां राजसी पहाड़ आसमान को छूते हैं और उनकी परछाई प्राचीन खाड़ियों के क्रिस्टल क्लियर पानी में पड़ती है। या शायद आपका मन तारों से भरे रात के आकाश में नाचती हुई नॉर्दर्न लाइट्स की जादुई रोशनी को चित्रित करता है। नॉर्वे का नाम सुनकर शायद आपको वाइकिंग योद्धाओं या कुल्हाड़ियों और बर्फीले परिदृश्यों की कहानियां याद आती होंगी। या फिर आपके मन में एक आधुनिक राष्ट्र की छवि उभरती होगी जहां लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और खुशी एक राष्ट्रीय विशेषता की तरह लगती है। लेकिन जैसा कि हमने संकेत दिया है, उस आश्चर्यजनक दृश्य, धन और प्रगति के प्रभावशाली आंकड़ों के पीछे एक बहुत अधिक जटिल कहानी छिपी हुई है। यह विरोधाभासों, विकल्पों और जीवन जीने के एक बहुत ही अनूठे तरीके की कहानी है। जरा सोचिए, सिर्फ 50 लाख से ज्यादा की आबादी वाला एक छोटा सा देश, फिर भी यह दुनिया के सबसे अमीर और सबसे प्रगतिशील समाजों में से एक बनने में कामयाब रहा है। इसका राज क्या है? और क्या वहां का जीवन वास्तव में उतना ही गुलाबी है जितना हम अक्सर सोचते हैं? क्या इस स्वर्ग में कोई लेखन भी है? आगे की इस यात्रा में मैं आपको इन सवालों के जवाब खोजने के लिए आमंत्रित करता हूं। हम सिर्फ शानदार फ्योर्ड्स को ही नहीं देखेंगे, हम रोजमर्रा की जिंदगी की धड़कन को सुनेंगे। हम जानेंगे कि नॉर्वे ने एक ऐसा समाज कैसे बनाया है जहां शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा लगभग सभी के लिए मुफ्त है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, हम देखेंगे कि क्या इस नॉर्डिक भूमि से मिलने वाले सबक में कुछ ऐसा है जो हमें अपने जीवन पर विचार करने पर मजबूर करता है। क्या आप तैयार हैं? आइए मिलकर असली नॉर्वे को जानें। तो हमने नॉर्वे की उन पहली छवियों को एक साथ उभारा है ना? जब अमेरिकी दोस्तों से नॉर्वे के बारे में पूछा जाता है तो प्रतिक्रियाएं अक्सर काफी दिलचस्प होती हैं। जैसे, अरे क्या ये वही जगह नहीं है जहां सींग वाले हेलमेट पहनने वाले प्रसिद्ध योद्धा रहते थे? खैर, एक मजेदार तथ्य यह है कि वे सींग वाले हेलमेट काफी हद तक बाद का आविष्कार हैं। वास्तव में उनका मानक युद्ध पोशाक नहीं था। या एक और आम धारणा कि नॉर्वे एक समाजवादी स्वर्ग जैसा है जहां सरकार हर चीज का ध्यान रखती है। एक ऐसी वादा की हुई भूमि जिसका हर कोई सपना देखता है। और यह सच है। जब आप उनके अविश्वसनीय सामाजिक लाभों को देखते हैं, जैसे मुफ्त शिक्षा या सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा, तो हम अमेरिकियों के लिए ऐसा सोचना आसान है। लेकिन आप जानते हैं, अमेरिका में समाजवाद शब्द का अर्थ कभी कभी उस मॉडल से बहुत अलग होता है जिसके तहत नॉर्वे वास्तव में काम करता है। नॉर्वेजियन अपने सिस्टम को नॉर्डिक मॉडल या सामाजिक लोकतंत्र कहते हैं। इसे इस तरह समझें, यह अभी भी एक बाजार अर्थव्यवस्था है जहां निजी व्यवसाय फलते फूलते हैं, जहां नवाचार को प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन और यह एक बड़ा अंतर है, उन्होंने एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल बनाया है जिसका वित्त पोषण एक कर प्रणाली द्वारा किया जाता है, जिसके बारे में खैर हम बाद में और बात करेंगे। यह सरकार द्वारा हर चीज को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक संतुलन, एक सामाजिक अनुबंध है जहां लोग यह सुनिश्चित करने के लिए अधिक योगदान करने के लिए सहमत होते हैं कि कोई भी पीछे न छूटे। यहां एक छोटी सी सीख यह हो सकती है कि कभी-कभी जिन लेबलों से हम परिचित होते हैं वे किसी दूसरी संस्कृति की पूरी तस्वीर को ठीक से नहीं पकड़ पाते हैं। फिर एक और धारणा है, सब कुछ मुफ्त है। यह सच है कि सार्वजनिक उच्च शिक्षा ट्यूशन मुक्त है, यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए भी। स्वास्थ्य सेवाओं की लागत भी बहुत कम है। अद्भुत लगता है ना? लेकिन जैसा कि कहा जाता है, दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। किसी को इन अद्भुत चीजों के लिए भुगतान करना पड़ता है। और जवाब एक बार फिर कर प्रणाली और एक बहुत ही विशेष रूप से प्रबंधित अर्थव्यवस्था में निहित है। अंत में काफी लोग सोचते हैं कि नॉर्वे हमेशा ठंडा और अंधेरा रहता है। सच्चाई यह है कि नॉर्वे दक्षिण से उत्तर तक फैला हुआ है और इसकी जलवायु काफी विविध है। दक्षिण में गर्मियां गर्म और धूप वाली हो सकती हैं, जहां आप समुद्र तटों पर आराम कर सकते हैं। और क्या आपने
आधी रात का सूरज, मिडनाइट सन के बारे में सुना है? यह तब होता है जब उत्तरी क्षेत्रों में गर्मियों में कई हफ्तों तक सूरज बिल्कुल नहीं डूबता है। एक अविश्वसनीय अनुभव। बेशक कुछ क्षेत्रों में सर्दियां लंबी और अंधेरी हो सकती हैं, लेकिन यही वह समय भी है जब सफेद बर्फ की सुंदरता और नॉर्दर्न लाइट्स देखने का मौका सबसे शानदार होता है। तो आप देख रहे हैं, नॉर्वे सिर्फ वह नहीं है जो हम आमतौर पर पोस्टकार्ड पर देखते हैं या सरसरी तौर पर सुनते हैं। यह दिलचस्प बारीकियों से भरा देश है, जहां हकीकत कभी कभी अफवाहों से भी ज्यादा आकर्षक होती है। आज हमारा लक्ष्य किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना या उसकी आलोचना करना नहीं है। यह एक खुले दिल और एक जिज्ञासु दिमाग के साथ मिलकर खोज करना है। हम निश्चित रूप से शानदार प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा करेंगे, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस देश की आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे कि इसके लोग अपना जीवन कैसे बनाते हैं, उनकी खुशियां, उनकी चुनौतियां और यहां तक कि उनकी प्यारी प्यारी अजीब आदतें भी। और इस यात्रा को सही मायने में शुरू करने के लिए दुनिया भर में नॉर्वे को प्रसिद्ध बनाने वाली चीज में खुद को डुबोने से बेहतर कोई जगह नहीं है, इसकी प्रकृति। आपने हजारों तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, नॉर्वे की प्राकृतिक सुंदरता को अपनी इंद्रियों से अनुभव करना कुछ और ही है। यह सिर्फ प्रशंसा करने के लिए एक पृष्ठभूमि नहीं है, यह नॉर्वेजियन जीवन का एक सक्रिय हिस्सा है। तो आप कैसे जीते हैं जब प्रकृति ही इतनी भव्य और कभी कभी कठोर हो? आइए अभी पता करते हैं। आप जानते हैं, दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां सिर्फ एक तस्वीर देखने से ही आपको लगता है कि आप कितने छोटे हैं और आपके मन में एक विस्मय की भावना भर जाती है। नॉर्वे उन्हीं जगहों में से एक है। वे अक्सर कहते हैं कि नॉर्वे प्रकृति की ड्रामा क्वीन है और यह उपाधि अच्छी तरह से योग्य है। आइए उन गहरी खाड़ियों या फ्योर्ड्स, जैसा कि नॉर्वेजियन उन्हें कहते हैं, के बारे में बात करते हैं। वे सिर्फ पानी के निकाय नहीं हैं जो जमीन में पहुंचते हैं। ग्रैंड कैनियन की कल्पना करें, लेकिन सूखी चट्टान के बजाय यह हरे काई से ढकी हुई विशाल चट्टानें हैं जो सीधे साफ पन्ना हरे पानी में उतरती हैं। ये उत्कृष्ट कृतियां लाखों साल पहले विशाल ग्लेशियरों द्वारा पृथ्वी को तराशने से बनी थी और आज वे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, एक राष्ट्र का गौरव। गेरांगरा फ्योर्ड, नेरो फ्योर्ड नाम अपरिचित लग सकते हैं, लेकिन उनकी सुंदरता वास्तव में शब्दों से परे है और फिर नॉर्वे की तटरेखा है। यदि आप इसकी सभी वक्रों, इसके बड़े और छोटे द्वीपों को फैलाते हैं, तो आपके पास एक अविश्वसनीय रूप से लंबी तटरेखा होगी, संयुक्त राज्य अमेरिका की तटरेखा से भी लंबी। इसका मतलब है अनगिनत शांतिपूर्ण मछली पकड़ने वाले गांव, खोज के लिए आमंत्रित करने वाले प्राचीन द्वीप और विशाल महासागर में खुद को डुबोने का मौका। लेकिन जो चीज वास्तव में प्रभावित करती है, वह सिर्फ नॉर्वे की प्रकृति का पैमाना या सुंदरता नहीं है, बल्कि नॉर्वेजियन इसके साथ कैसे रहते हैं। उनके पास एक बहुत ही खास अवधारणा है बाहरी गतिविधियों के लिए एक गहरा प्यार, जो व्यावहारिक रूप से जीवन का एक तरीका है। यह सिर्फ बाहरी गतिविधि नहीं है जैसा कि हम अक्सर समझते हैं। यह एक दर्शन है, उनकी संस्कृति में गहराई से निहित एक जुनून। इसका अर्थ है ताजी हवा में जीवन, और नॉर्वेजियन इसे ईमानदारी से अभ्यास करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ किंडरगार्टन के बच्चे अपना अधिकांश दिन बाहर खेलते हुए बिताते हैं, चाहे बारिश हो या धूप, बर्फ हो या हवा। वे बहुत छोटी उम्र से ही प्रकृति का सम्मान करना और उससे प्यार करना सीखते हैं। सप्ताहांत पर स्क्रीन से चिपके रहने के बजाय नॉर्वेजियन परिवार अक्सर सुंदर पगडंडियों पर लंबी पैदल यात्रा करते हैं, एक झील के किनारे डेरा डालते हैं या बस ताजी हवा में सांस लेने के लिए एक पार्क में जाते हैं। क्रॉस कंट्री स्कीइंग सिर्फ एक खेल नहीं है, ये कई जगहों पर सर्दियों में परिवहन का एक साधन है। और यहाँ मैंने जो छोटी सी सीख महसूस की है, वह यह है कि जब हम वास्तव में प्रकृति से जुड़ते हैं, इसे सिर्फ एक छुट्टी गंतव्य के रूप में नहीं, बल्कि जीवन का एक अभिन्न अंग के रूप में देखते हैं, तो हमारी शारीरिक और मानसिक भलाई में काफी सुधार होता है। अमेरिका में हम अक्सर प्रकृति की यात्रा की योजना बनाते हैं। नॉर्वे में प्रकृति दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है, और नॉर्वे में प्रकृति के अपने चरम भी हैं। कल्पना कीजिए, उत्तर में गर्मियों में कई हफ्तों तक सूरज नहीं डूबता है। यह सही है, आप बिना दीपक के आधी रात को बाहर एक किताब पढ़ सकते हैं। लोग आधी रात के सूरज के हर कीमती पल का गतिविधियों और मनोरंजन के लिए पूरा फायदा उठाते हैं। फिर सर्दी आती है। उन्हीं क्षेत्रों में
अंधेरा लगभग पूरे दिन और रात को घेर लेता है। यह ध्रुवीय रात, पोलर नाइट है। थोड़ा डरावना लगता है ना? लेकिन यही वह समय भी है जब रात का आकाश पृथ्वी पर सबसे शानदार प्रकाश शो के लिए मंच बन जाता है। नॉर्दर्न लाइट्स और नॉर्वेजियन वे अंधेरे से नहीं भागते हैं। वे मोमबत्तियां जलाते हैं, एक आरामदायक माहौल बनाते हैं और सर्दियों की गतिविधियों में आनंद पाते हैं। वे अनुकूलन करते हैं और वे प्रकृति के सबसे कठोर पहलुओं का भी जश्न मनाते हैं। उनके पास एक बहुत ही दिलचस्प कानून भी है, घूमने का अधिकार, राइट टू रोम, जिसका अर्थ है कि आपको अधिकांश गैर खेती योग्य भूमि पर चलने, डेरा डालने और जंगली जामुन चुनने की स्वतंत्रता है, जब तक आप प्रकृति का सम्मान करते हैं और लोगों के घरों से उचित दूरी बनाए रखते हैं। इसकी तुलना अमेरिका से करें, जहां अतिक्रमण नहीं, नो ट्रेसपासिंग के संकेत आम हैं और आप प्राकृतिक स्थानों तक पहुंचने और साझा करने के दृष्टिकोण में एक बड़ा अंतर देखेंगे। तो नॉर्वे की प्रकृति सिर्फ दूर से प्रशंसा करने के लिए नहीं है, यह इसके लोगों, संस्कृति और यहां तक कि वे अपना समाज कैसे बनाते हैं को आकार देती है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, इतनी राजसी और कभी-कभी कठोर प्रकृति वाला देश एक ऐसा समाज कैसे बना सकता है जिसे दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक माना जाता है, ऐसे लाभों के साथ जिनका हम में से कई अमेरिकी केवल सपना देख सकते हैं। यही वह है जिसे हम आगे खोजेंगे। नॉर्वेजियन ड्रीम। क्या सामाजिक कल्याण और कार्य जीवन संतुलन का स्वर्ग वास्तव में मौजूद है? हमने नॉर्वे की राजसी प्रकृति और यह लोगों के जीवन में कैसे घुल मिल जाती है, इस पर आश्चर्य किया है। लेकिन आप जानते हैं, जो चीज वास्तव में नॉर्वे को दुनिया की नजर में खास बनाती है और शायद जो चीज कई अमेरिकियों की जिज्ञासा को सबसे ज्यादा जगाती है, वह उनके समाज बनाने के तरीके में निहित है। मुफ्त उच्च शिक्षा, सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा, महीनों का भुगतान किया हुआ माता पिता का अवकाश। क्या यह एक सपने जैसा लगता है? एक नॉर्वेजियन ड्रीम जिसकी हम में से कई लोग आकांक्षा करते हैं। तो वे ये कैसे करते हैं और इन अविश्वसनीय लाभों के पीछे की असली कहानी क्या है? आइए शिक्षा से शुरू करते हैं। नॉर्वे में सार्वजनिक विश्वविद्यालय ट्यूशन मुक्त हैं। जी हां, आपने सही सुना। चाहे आप नॉर्वेजियन हो या अमेरिका से आए एक अंतरराष्ट्रीय छात्र, आप स्नातक होने के बाद बड़े छात्र अवर्ण के बोझ की चिंता किए बिना अध्ययन कर सकते हैं और डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। बस एक ऐसे समाज की कल्पना करें जहां वित्तीय बोझ, ज्ञान और आपके सपनों को पूरा करने में बाधा नहीं है। बेशक नॉर्वे में रहने की लागत बहुत अधिक है, यह एक और मामला है जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सिर्फ ट्यूशन नहीं देना ही एक बहुत बड़ा फायदा है। स्वास्थ्य प्रणाली भी समान है, सभी को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच है। आपको प्रत्येक डॉक्टर की यात्रा के लिए एक छोटी सी फीस देनी पड़ सकती है, मान लीजिए लगभग $30, लेकिन एक वार्षिक सीमा है, लगभग $300। एक बार जब आप उस राशि तक भुगतान कर देते हैं तो उस वर्ष के लिए अन्य सभी आवश्यक चिकित्सा सेवाएं, जिनमें प्रिस्क्रिप्शन दवाएं भी शामिल हैं, पूरी तरह से मुफ्त हैं। हम अमेरिकियों के लिए, जहां एक अप्रत्याशित चिकित्सा बिल एक परिवार को तबाह कर सकता है, यह वास्तव में एक दुनिया का अंतर है। यह सुरक्षा की एक ऐसी भावना लाता है जिसे पैसा शायद ही खरीद सकता है। और परिवार की बात करें तो शायद दुनिया में कहीं भी माता पिता को नॉर्वे जितना लाड प्यार नहीं मिलता है। यहाँ कार्य जीवन संतुलन सिर्फ एक खोखला नारा नहीं है, यह एक धर्म है। मानक कार्य सप्ताह आमतौर पर केवल लगभग 37.5 घंटे का होता है और जब घड़ी 4 बजे बजती है तो आप कार्यालयों को खाली पाएंगे। नॉर्वेजियन परिवार अपने लिए और उस बाहरी जीवन शैली के लिए बिताए गए समय को बहुत महत्व देते हैं, जिसके बारे में हमने बात की थी। जब एक बच्चा पैदा होता है तो माता और पिता दोनों ही अत्यंत उदार अवकाश नीतियों के हकदार होते हैं। कुल मिलाकर यह 100% वेतन पर 49 सप्ताह तक की छुट्टी या 80% वेतन पर 59 सप्ताह तक की छुट्टी हो सकती है। और खास बात यह है कि इस छुट्टी का एक हिस्सा विशेष रूप से पिताओं के लिए आरक्षित है। यह न केवल लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, बल्कि पिताओं को अपने बच्चों के साथ बहुत शुरुआत से ही गहरा बंधन बनाने में भी मदद करता है। यहाँ छोटी सी सीख ये है कि जब कोई समाज वास्तव में अपने लोगों, अपने परिवारों में निवेश करता है, तो लाभ केवल व्यक्तिगत खुशी ही नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के लिए सतत विकास भी होता है। एक कम तनावग्रस्त, अधिक जुड़ा हुआ समाज
लेकिन नॉर्वेजियन समाज को समझने के लिए हमें एक काफी अनोखी और कभी-कभी विवादास्पद सांस्कृतिक अवधारणा के बारे में बात करने की जरूरत है। एक अलिखित सामाजिक संहिता जो विनम्रता पर जोर देती है और यह कि आप खुद को दूसरों से बेहतर न समझें। यह अनौपचारिक नियमों का एक सेट है जो इस बात पर जोर देता है कि आपको खुद को खास नहीं समझना चाहिए, डींगे नहीं मारनी चाहिए और यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि आप श्रेष्ठ हैं। यह मत सोचो कि तुम कोई बड़ी हस्ती हो। यह एक बहुत करीबी सारांश है। कई अमेरिकियों के लिए जो एक ऐसी संस्कृति में पले बड़े हैं जो व्यक्तिगत उपलब्धि और सबसे अलग दिखने का जश्न मनाती है, यह बहुत प्रतिबंधात्मक, यहां तक कि नकारात्मक भी लग सकता है। और यह सच है। इसके नकारात्मक पहलू हो सकते हैं जो कभी-कभी बहुत बड़ी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को दबा देते हैं, लेकिन दूसरी ओर यह एक मजबूत सामुदायिक भावना, विनम्रता को बढ़ावा देता है और अनावश्यक ईर्ष्या या डींग मारने को कम करता है। यह एक अधिक समान अवसर वाला मैदान बनाने में मदद करता है जहां हर कोई सम्मानित महसूस करता है। फिर आरामदायकता, संतोष और प्रियजनों के साथ सरल सुखों का आनंद लेने की पोषित अवधारणा है जो डेनिश लोग हिगे कहते हैं, उसी तरह। यह एक गर्म चिमनी के आसपास इकट्ठा होने, एक शांतिपूर्ण कैफे में एक कप कॉफी का आनंद लेने या बस एक अच्छी किताब पढ़ने के बारे में है। यही वह एहसास है। तो ये सभी अद्भुत चीजें कहां से आती हैं? मुफ्त शिक्षा, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा, लंबे माता पिता के अवकाश, एक समान और आरामदायक समाज? निश्चित रूप से हवा से नहीं। और यहीं पर हमें स्वर्ग की कीमत के बारे में बात करने की जरूरत है, क्योंकि इतने उदार कल्याणकारी राज्य को बनाए रखने के लिए नॉर्वेजियन को सबसे बड़े बोझों में से एक को स्वीकार करना पड़ता है, कर। और सिर्फ कर ही नहीं, यहां दैनिक जीवन की लागत भी चौंकाने वाली हो सकती है। क्या आप इस सुरक्षा और सामाजिक लाभों के लिए अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा व्यापार करने को तैयार हैं? और इस वाइकिंग भूमि में जीवन वास्तव में कितना महंगा है? आइए अगले भाग में पता करते हैं। हमने नॉर्वे की जांगसियानमू सामाजिक कल्याण प्रणाली पर आश्चर्य किया है, लेकिन आप जानते हैं जीवन के हमेशा अपने नियम होते हैं और मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, उनमें से एक है। अब आइए कमरे में मौजूद हाथी के बारे में बात करते हैं। कुछ ऐसा जिसका सामना नॉर्वे आने वाले किसी भी व्यक्ति को करना पड़ता है, चाहे वह सिर्फ पर्यटन के लिए हो या यहां रहने की योजना बना रहा हो। जीवन यापन की लागत। यदि आपको लगता है कि न्यूयॉर्क या सैन फ्रांसिस्को महंगे हैं, तो नॉर्वे आपके बटुए को रुला सकता है। इसे चित्रित करें। एक साधारण कप कॉफी जो आपको आमतौर पर स्टारबक्स में लगभग $5 में मिल सकती है, नॉर्वे में आसानी से $7-8 या इससे भी अधिक की हो सकती है। एक बार में एक बियर लगभग $10 से $15 के लिए तैयार रहें। एक साधारण रेस्तरां में रात का खाना खाना चाहते हैं? एक साधारण भोजन आपको आसानी से 30, 40 या प्रति व्यक्ति $50 भी खर्च करा सकता है। किराने की खरीदारी भी वैसी ही है। विशेष रूप से ताजे फल या ऑफ सीजन सब्जियों जैसे आयातित सामान कीमतें अमेरिका में आपके द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमतों से दोगुनी या तिगुनी हो सकती है। यहां तक कि पेट्रोल भी दुनिया में सबसे महंगा है। शायद यहां छोटी सी सीख यह है कि पैसे का मूल्य वास्तव में जगह जगह अलग होता है। जिसे हम घर पर सामान्य खर्च मानते हैं, वह दूसरे देश में एक विलासिता बन सकता है। आवास भी एक महत्वपूर्ण खर्च है। यह सच है कि नॉर्वे में घर अक्सर उच्च गुणवत्ता वाले, विशाल, खूबसूरती से डिजाइन किए गए और प्रकृति के करीब होते हैं। लेकिन ऐसी जगह का मालिक बनना या किराए पर लेना, विशेष रूप से ओस्लो या बर्गन जैसे बड़े शहरों में, आपको एक बड़ी राशि खर्च करनी होगी। ओस्लो के केंद्र में एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट का किराया प्रति माह $1500 से $2000 या इससे भी अधिक हो सकता है। यह सुनकर आप शायद सोच रहे होंगे, तो नॉर्वेजियन इतनी अधिक लागतों के साथ कैसे रहते हैं? यहीं पर हमें नॉर्वे की अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर को देखने की जरूरत है। क्या आप जानते हैं कि नॉर्वे प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है? और यह धन अधिकांशतः 1960 के दशक में उत्तरी सागर में एक अप्रत्याशित काले सोने की खोज से आता है। तेल। इस खोज ने नॉर्वे की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। एक मामूली मछली पकड़ने वाले राष्ट्र से एक ऊर्जा महाशक्ति में। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि नॉर्वेजियन ने इस ईश्वर प्रदत्त संपत्ति को बर्बाद नहीं किया।
उन्होंने एक अविश्वसनीय रूप से स्मार्ट काम किया। उन्होंने एक विशाल संप्रभु धन कोष की स्थापना की, जिसे अक्सर तेल कोष कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय निवेश कोष है, जिसकी कीमत 1.5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है। सारा तेल का पैसा खर्च करने के बजाय वे इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए निवेश करते हैं और बचाते हैं। वास्तव में एक सराहनीय दूरदर्शिता है ना? और नॉर्वे सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं है, वे नवीकरणीय ऊर्जा में अग्रणी हैं, विशेष रूप से जल विद्युत, जो देश की लगभग 90% बिजली की आपूर्ति करती है। वे एक हरित अर्थव्यवस्था में संक्रमण के लिए भी बहुत आक्रामक हैं। नॉर्वेजियन सड़कों पर दौड़ती उन इलेक्ट्रिक कारों को देखें। यहां बेची जाने वाली लगभग 80% नई कारें इलेक्ट्रिक हैं। अविश्वसनीय रूप से आकर्षक सरकारी प्रोत्साहनों के लिए धन्यवाद। तो उस सवाल पर वापस आते हैं कि नॉर्वेजियन रहने की उच्च लागत को कैसे वहन करते हैं। इसका जवाब मजदूरी में निहित है। नॉर्वे में औसत वेतन काफी अधिक है, संभवतः प्रति वर्ष लगभग $70,000, और कई पेशे इससे भी अधिक कमाते हैं। और जाहिर है, कर प्रणाली, व्यक्तिगत आयकर 38% या उससे अधिक तक जा सकता है, और मूल्य वर्धित कर वैट भी बहुत अधिक है, आमतौर पर अधिकांश वस्तुओं पर 25%। हाँ, उच्च कर नॉर्वे के सामाजिक अनुबंध का एक अभिन्न अंग है। लोग उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक सेवाओं और एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल के बदले में अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा योगदान करना स्वीकार करते हैं, जिसके बारे में हमने बात की है। तो नॉर्वे में जीवन महंगा है, यह एक तथ्य है। नवागंतुकों के लिए, विशेष रूप से अमेरिका के कई हिस्सों जैसे कम रहने की लागत वाले स्थानों से प्रारंभिक मूल्य का झटका काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे कई लोग नॉर्वेजियन आदतों को अपनाकर अनुकूलन करते हैं। घर पर अधिक बार खाना बनाना, आप पाएंगे कि पैक किए गए दोपहर के भोजन की संस्कृति बहुत आम है। अद्भुत मुफ्त बाहरी गतिविधियों का आनंद लेना और लग्जरी खपत का पीछा करने के बजाय उनके पास जो है उसकी सराहना करना। आखिरकार, जब आप लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता से घिरे हों तो महंगे मनोरंजन की किसे जरूरत है? लेकिन क्या यह धन और कल्याण एक ऐसी संस्कृति के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलता है जिसमें एकीकृत होना आसान है? एक अमेरिकी कुछ सांस्कृतिक मतभेदों के साथ नॉर्वेजियन समाज में वास्तव में कैसे जुड़ सकता है और अपनी जगह बना सकता है? यह वह कहानी है जिसे हम अगले भाग में खोजेंगे, जहां हम नॉर्वेजियन सामाजिक शिष्टाचार और संचार के कोड को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। हमने नॉर्वे की राजसी प्रकृति, इसकी प्रशंसनीय कल्याण प्रणाली और वहां रहने की काफी ऊंची कीमत के माध्यम से यात्रा की है। लेकिन आप जानते हैं, किसी देश को सही मायने में समझने के लिए हम सिर्फ परिदृश्य या आर्थिक आंकड़ों को नहीं देखते हैं। हमें इसके दिल को छूने की जरूरत है, जो इसके लोग और संस्कृति हैं। मान लीजिए कि आप एक अमेरिकी हैं जो नॉर्वे में रहने या काम करने का फैसला कर रहे हैं। आप उच्च लागतों के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं, लेकिन आप वास्तव में नॉर्वेजियन से कैसे जुड़ते हैं? आप सामाजिक व्यवहारों के कोड को कैसे क्रैक करते हैं, जो कभी कभी घर से बहुत अलग लग सकते हैं? यह शायद सबसे दिलचस्प चुनौतियों में से एक है। सबसे पहले आइए नॉर्वेजियन व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं। उन्हें अक्सर पहली मुलाकात में काफी आरक्षित, निजी और कुछ हद तक सतर्क के रूप में वर्णित किया जाता है। यह कुछ अमेरिकियों को, जो पहली मुलाकात से ही खुलेपन और छोटी छोटी बातों के आदी हैं, थोड़ा हैरान कर सकता है। यहां तक कि यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि नॉर्वेजियन मिलनसार नहीं है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सबक है: आरक्षण को अमित्रता के साथ भ्रमित न करें। नॉर्वेजियन व्यक्तिगत स्थान को बहुत महत्व देते हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से। वे शायद आपको उत्साह से बधाई न दें या बहुत जल्दी बहुत व्यक्तिगत सवाल न पूछें, लेकिन एक बार जब आप विश्वास और एक रिश्ता बना लेते हैं तो वे अविश्वसनीय रूप से ईमानदार और भरोसेमंद दोस्त बन जाते हैं। वे संचार में भी बहुत सीधे और स्पष्टवादी होते हैं। वे आमतौर पर सीधे मुद्दे पर आते हैं, बिना ज्यादा घुमाए फिराए। यह कभी कभी अधिक अप्रत्यक्ष संचार के आदी लोगों के लिए थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन यह वास्तव में एक सांस्कृतिक विशेषता है जो ईमानदारी और दक्षता को महत्व देती है। भाषा के संबंध में, नॉर्वेजियन आधिकारिक भाषा है जिसके 2 लिखित रूप हैं। अमेरिकियों के लिए अच्छी खबर यह है कि अधिकांश नॉर्वेजियन, विशेष रूप से युवा पीढ़ी और सेवा उद्योगों में काम करने वाले, उत्कृष्ट अंग्रेजी बोलते हैं। आप प्रमुख शहरों में केवल अंग्रेजी का उपयोग करके बिल्कुल रह सकते हैं और काम कर सकते हैं।
हालांकि यदि आप वास्तव में अधिक गहराई से एकीकृत होना चाहते हैं, संस्कृति की सूक्ष्म बारीकियों को समझना चाहते हैं और नॉर्वेजियन वास्तव में आपके लिए खुले, तो नॉर्वेजियन सीखना अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ एक नई भाषा सीखने के बारे में नहीं है, यह सम्मान का एक संकेत है और समुदाय का हिस्सा बनने की इच्छा है। हमने पहले विनम्रता और समानता के बारे में उस अलिखित सामाजिक संहिता का उल्लेख किया था। यह कार्य संस्कृति को भी प्रभावित करता है। नॉर्वे में कंपनियों में अक्सर बहुत सपाट संरचनाएं होती हैं, जिनमें बहुत कम पदानुक्रम होता है। हर किसी की राय सुनी जाती है और निर्णय अक्सर आम सहमति से लिए जाते हैं। व्यक्तिगत उपलब्धियों की डींग मारना आमतौर पर प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। इसके बजाय टीम के लिए सहयोग और योगदान को अधिक महत्व दिया जाता है। एक अमेरिकी के लिए जो आत्म प्रचार और सबसे अलग दिखने के लिए प्रतिस्पर्धा करने का आदी है, यह एक महत्वपूर्ण समायोजन हो सकता है। और जाहिर है, हम विचित्रताओं, नॉर्वेजियन संस्कृति में उन प्यारी प्यारी अजीबियतों को नहीं भूल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि नॉर्वेजियन अपनी केबिन के आदी हैं? ये अक्सर प्रकृति में बसे छोटे साधारण लकड़ी के घर होते हैं, कभी कभी बिना बिजली या बहते पानी के। लेकिन नॉर्वेजियन के लिए ये केबिन शहर की भागदौड़ से बचने, प्रकृति और प्रियजनों से फिर से जुड़ने की एक जगह है। फिर भोजन है। विश्व प्रसिद्ध सामन के अलावा उनके पास मीठे कारमेल जैसे भूरे पनीर जैसे बहुत ही विशिष्ट व्यंजन है, या एक जिलेटिन्स लाई उपचारित मछली पकवान जो छुट्टियों के लिए लोकप्रिय है और हमेशा बहस छेड़ता है। इन खाद्य पदार्थों को आजमाना भी स्थानीय संस्कृति का अनुभव करने का एक तरीका है। तो विदेशियों, विशेष रूप से अमेरिकियों, नॉर्वेजियन समाज में फिट होने की कोशिश करते समय कुछ सामान्य गलतियां क्या हैं? शायद शुरुआत में बहुत जोर से बोलना, बहुत परिचित होना, या बहुत व्यक्तिगत सवाल पूछना, या उस विनम्रता संहिता को न समझना, या यहां तक कि उसकी अवहेलना करना, बहुत प्रमुख या डींग मारने की कोशिश करना, और कभी-कभी यह उम्मीद करना कि आसपास के सभी लोग कुछ बुनियादी नॉर्वेजियन वाक्यांश सीखने का कोई प्रयास किए बिना अंग्रेजी बोलेंगे। एकीकरण के बारे में सबसे बड़ी सीख शायद धैर्य, अवलोकन और मतभेदों का सम्मान है। सीखने के लिए खुले रहें, सामुदायिक गतिविधियों, खेल क्लबों या शौक में भाग लें। यह स्थानीय लोगों से मिलने और धीरे धीरे सार्थक संबंध बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। हमने नॉर्वे के कई पहलुओं को कवर किया है, इसकी राजसी प्रकृति, कल्याणकारी समाज, महंगी अर्थव्यवस्था से लेकर इसके सांस्कृतिक लक्षणों और एकीकरण की चुनौतियों तक। अंतिम सवाल यह है, क्या नॉर्वे वास्तव में दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह है? क्या नॉर्वेजियन ड्रीम सभी के लिए है? यही वह है जिस पर हम विचार करेंगे और इस यात्रा के अंतिम भाग में एक निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। और इस तरह नॉर्वे की खोज की हमारी यात्रा अपने अंत के करीब है। हमने मिलकर नॉर्वे नामक पुस्तक के पन्ने पलटे हैं, अमेरिकी शुरुआती धारणाओं से लेकर इसकी लुभावनी सुंदरता, फिर एक नॉर्डिक शैली के कल्याणकारी समाज के फायदे और नुकसान, और अंत में अद्वितीय सांस्कृतिक पहलुओं और इसमें फिट होने की चुनौतियों तक। यह एक काफी यात्रा रही है ना? अब सबसे बड़ा सवाल जो आप में से कई लोग शायद पूछ रहे हैं, क्या नॉर्वे वास्तव में रहने के लिए सबसे अद्भुत जगह है? क्या नॉर्वेजियन ड्रीम सभी के लिए एक स्वर्ग है? सच्चाई यह है कि कोई एक सही जवाब नहीं है। नॉर्वे दुनिया के किसी भी अन्य देश की तरह इसके फायदे और इसकी खामियां हैं। हम उन अद्भुत चीजों से इनकार नहीं कर सकते जो नॉर्वे प्रदान करता है। एक ऐसी प्रकृति जो इतनी सुंदर है कि आपकी सांसें थम जाएं, जहां आप शांति पा सकते हैं और खुद से फिर से जुड़ सकते हैं। एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा वित्तीय बोझ नहीं है, जहां परिवारों को काम और जीवन को संतुलित करने के लिए समर्थन दिया जाता है। एक सुरक्षित, स्वच्छ समाज जो हमेशा प्रगति और स्थिरता के लिए प्रयास करता है। और शायद सबसे बड़ी सीख जो नॉर्वे हमें सिखाता है वह यह है कि एक ऐसा समाज बनाना पूरी तरह से संभव है जहां लोगों और उनकी खुशी को प्राथमिकता दी जाती है, जहां समृद्धि केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है, लेकिन जैसा कि हमने देखा है, भुगतान करने के लिए कीमतें भी हैं। एक अत्यधिक उच्च जीवन लागत जो कई लोगों को संकोच करने पर मजबूर कर सकती है। एक उच्च कर प्रणाली, यद्यपि उन अद्भुत लाभों को निधि देने के लिए। एक जलवायु जो कठोर हो सकती है, विशेष रूप से कुछ क्षेत्रों में लंबी अंधेरी सर्दियां। वह विनम्रता की सांस्कृतिक संहिता कभी कभी मजबूत व्यक्तित्व व्यक्त करने के आदी लोगों के लिए प्रतिबंधात्मक महसूस कर सकती है।
और शुरू में कुछ हद तक आरक्षित समाज में एकीकृत होने के लिए भी धैर्य और प्रयास की आवश्यकता होती है। तो कौन नॉर्वे को एक स्वर्ग के रूप में पा सकता है? शायद वे जो वास्तव में भौतिक चकाचौंध पर जीवन की गुणवत्ता को महत्व देते हैं, वे जो प्रकृति के प्रति जुनूनी हैं, शांति और बाहरी गतिविधियों में आनंद पाते हैं, वे जो समुदाय समानता के मूल्य में विश्वास करते हैं और एक बड़े आम अच्छे के लिए योगदान करने को तैयार हैं, वे जो जलवायु चुनौतियों से नहीं डरते हैं और एक नई संस्कृति को समझने के लिए खुले हैं। इसके विपरीत नॉर्वे उन लोगों के लिए आदर्श विकल्प नहीं हो सकता है जो कम जीवन लागत और कम करों की तलाश में हैं, या जिन्हें बड़े शहरों की निरंतर हलचल और विविधता की आवश्यकता है, या एक ऐसी संस्कृति जहां अत्यधिक व्यक्तिवाद का जश्न मनाया जाता है। कई लोगों के लिए नॉर्वे एक दोष रहित आदर्श लोक नहीं है, लेकिन यह निस्संदेह एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे एक छोटा राष्ट्र असाधारण चीजें हासिल कर सकता है जब वे अपने लोगों और ग्रह में विश्वास रखते हैं। यह आश्चर्यजनक सुंदरता और गहरे विरोधाभासों का देश है। यह हमारी पूर्व कल्पित धारणाओं को चुनौती देता है और हमें रुककर यह सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। क्या यह भौतिक धन है, या यह समय, रिश्तों, मन की शांति और बढ़ने के अवसरों की समृद्धि है? आज नॉर्वे की खोज की इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है इन शेयरों के माध्यम से आपने इस आकर्षक भूमि के बारे में एक गहरा और बहुआयामी दृष्टिकोण प्राप्त किया है। आपके बारे में क्या? इस वीडियो को देखने के बाद नॉर्वे के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या कुछ ऐसा था जिसने आपको आश्चर्यचकित किया, या कोई ऐसा पहलू जिसके बारे में आप और जानना चाहेंगे? कृपया नीचे टिप्पणी में अपने विचार साझा करें। हमें आपसे सुनना अच्छा लगेगा। और यदि आप इस तरह की खोजपूर्ण यात्राओं का आनंद लेते हैं तो लाइक बटन दबाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल बजाना न भूलें, ताकि आप हमारे अगले वीडियो को न चूकें, जहां हम दुनिया भर के अन्य दिलचस्प देशों और संस्कृतियों को एक साथ खोजेंगे। अभी के लिए अलविदा, और हमारी अगली साहसिक यात्राओं में मिलते हैं।